नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ ओलंपिक टोक्यो के संबंध में, जहाँ हमारे देश के खिलाड़ियों ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया और 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ मेडल टैली में 48वां स्थान प्राप्त किया। फाइनल टैली के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे रहा और चाइना नंबर 2 पर और मेजबान देश जापान नंबर 3 पर। हमारे देश ने जो उपलब्धि हासिल की है, निश्चित तौर पर यह बहुत ही खुशी की बात है पूरे देशवासियों के लिए, और हर तरफ से हमारे सभी खिलाड़ियों को बधाइयाँ मिल रही हैं। मैं विजेता खिलाड़ियों के साथ साथ सभी 127 खिलाड़ी जो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके कोच, उनके सपोर्टिंग स्टाफ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। इस बार के प्रदर्शन के आधार पे देश में अब लोगों की आशाएं बढ़ गई हैं। बहुत लोग अब ये कहने लगे हैं कि हमें अगले ओलंपिक के लिए या उसके बाद के लिए निश्चित तौर पर ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि हम टॉप 10 में आएँ। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर इसके लिए अल्पकालीन के साथ साथ दीर्घकालीन नीतियों के बनाने की ज़रूरत है सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनको नीतियाँ बनानी पड़ेंगी। पहले जो कुछ सच्चाइयाँ हैं उन्हें हमें जान लेना चाहिए। मैंने जो सूचनाएँ एकत्र की उसमें मैंने ये देखा कि 50 से ऊपर तरह के खेल के संगठन हैं। बहुत से खेल से तो बहुसंख्यक आबादी परिचित भी नहीं होगी, और उन फेडरेशंस के जो प्रेसिडेंट का पद मुख्यतः है वो सभी किसी न किसी पार्टी के पॉलिटिशियंस के द्वारा धारित हैं। अब मैं आगे ये बतलाऊं कि वर्ष 2016 में एक डाटा कलेक्ट किया गया था, उस समय 27 फेडरेशंस का। उसमें पाया गया कि सिर्फ एक फेडरेशन के प्रेसिडेंट पद पर पूर्व खिलाड़ी हैं, बाद बाकी सभी अन्य लोग हैं उस पर। जहाँ तक गवर्निंग बॉडी का सवाल है, 9 गवर्निंग बॉडीज ऐसी थी स्पोर्ट्स फेडरेशन की जिसमें कोई खिलाड़ी नहीं था। महिलाओं की भागीदारी हॉकी इंडिया में 34% थी, और जहाँ तक खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व का सवाल है, गवर्निंग बॉडी में 2 से 8-9% की भागीदारी है। अब ऐसी परिस्थिति में जो देश का हमें भविष्य देखना है, वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी हम बेवजह ज़्यादा बोलने लगें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें अपनी नीतियों को निर्धारित करने की ज़रूरत है, और इस संबंध में निश्चित तौर पर मेरा अनुरोध होगा कि हमें बहुत ही संयम से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें निश्चित तौर पर खिलाड़ियों के भविष्य को देखें कि जैसे वर्ष 1970 के बाद जब सुनील गावस्कर का पदार्पण हुआ क्रिकेट में, तो क्रिकेट के खेल में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। इस तरह के टूर्नामेंट होने लगे, वनडे आ गए, 20 हो गए बाद में आकर, और बाद में खिलाड़ियों के रेम्युनरेशंस काफ़ी बढ़ाए गए, उनका भविष्य उज्ज्वल होने लगा। अब तो IPL हो गया। अब उसमें जो खिलाड़ी अपनाते हैं उनका भविष्य लगता है कि मेरा पूरे राज्य स्तर में भी जो रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी खेलते हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि उनको उनका जीवन यापन अच्छे ढंग से चल जा रहा है। अन्य खेलों के संबंध में भी सरकार को नीति बनानी होगी और खेल बजट पर ध्यान देना होगा। केंद्र सरकार को भी, सभी राज्य सरकारों को भी मेरा अनुरोध होगा कि जो भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है, सरकार को कड़ा नियम बनाना चाहिए कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर के पदों में से कम 2 पूर्व खिलाड़ी के पास जरूर होना चाहिए। जहाँ तक गवर्निंग बॉडी का सवाल है, उसमें कम से कम 60% भागीदारी पूर्व खिलाड़ियों की होनी चाहिए, और कुल जो गवर्निंग बॉडी में मेंबर्स हैं उसमें कम से कम 40% की भागीदारी महिलाओं की अवश्य होनी चाहिए। कुछ राज्य हमारे यहाँ ऐसे हैं जहाँ खेलों के लिए काफ़ी तरक्की की स्थिति है, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, नॉर्थ ईस्ट, झारखंड,
ऐसी परिस्थिति में उन राज्यों पर ज़्यादा केंद्रित करने की भी ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि अपने देश को एक नीति यह भी बनानी चाहिए कि कुछ खेल जो हमारे एशियन परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, अपने देश की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, आर्चरी, शूटिंग, जेवलिन, डिस्कस थ्रो, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, कबड्डी, गोल्फ इत्यादि पर हमें केंद्रित करना चाहिए। और तब जाकर हम लोग 2040 के ओलंपिक तक हम टॉप 10 में आने की उम्मीद कर सकते हैं। इस बार भी जो 10वां मेडल टैली में स्थान है इटली का, उसको 10 गोल्ड है। संयुक्त राज्य अमेरिका का 39 गोल्ड है, चाइना का 38 गोल्ड है। ऐसी परिस्थिति में हमें उस मुकाबले के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसमें मेरा यह भी अनुरोध होगा कि खेलों को राजनीति से, राजनीतिक बातों से निश्चित तौर पर प्रत्येक सरकार को अलग रखना चाहिए। कोई ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जिसमें बेवजह कोई वाद विवाद की स्थिति पैदा हो राजनीतिक कारणों से। और मुख्य जो प्रशिक्षण स्थल हैं जहां हैं अभी स्टेडियम या ट्रेनिंग सेंटर्स, उनके साथ साथ मैं समझता हूं कि पूरे देश में कम से कम कैपिटल में और डिविजनल हेडक्वार्टर्स में तो निश्चित तौर पर यह सुविधा होनी चाहिए। और खिलाड़ियों का चयन प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से ही होना चाहिए। और वहाँ पर जो सिलेक्शन जिन खिलाड़ियों का हो, उनकी पढ़ाई, शिक्षा, भोजन, कपड़ा सबकी मुफ्त व्यवस्था सरकार के द्वारा होना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय, एशियाई, कॉमनवेल्थ, विश्व स्तरीय और ओलंपिक में प्रदर्शन के आधार पर उनके जीवन की गारंटी होनी चाहिए, नौकरी की व्यवस्था, और प्रदर्शन के आधार पर उनको सम्मानित करने की स्थिति, पुरस्कार राशि की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि गार्जियन को भी लगे कि मेरा बच्चा अगर खेल की दुनिया में जा रहा है तो उसके भी भविष्य की गारंटी हो। मैं समझता हूँ कि अगर पूरा देश इस तरह से सोचेगा, हमारी केंद्र सरकार, हमारी सभी राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें अगर इस तरह से चले, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पूरी दुनिया में खेल के मामले में भी अपना स्थान बनाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।